नमस्कार मित्रों देश में राजनीति इस वक्त चरम पर है, राजनीतिक चर्चाएं भी, और चुनावों के लोकसभा के चुनावों के दृष्टिगत ढेरों सवाल हमारे सामने लाए जा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से सामने आ भी रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूँ, और शायद आपके मन में भी वही बात होगी जो मैं समझता हूँ, मैं अनोखा तो कुछ सोच नहीं सकता कि आखिर इतना ज़्यादा अब ये अनुमान जो लगाए जाते हैं एडीआर के द्वारा और अन्य रिपोर्टों के द्वारा कि इन चुनावों पर जो वास्तविक खर्च है वो करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। और इसमें सरकारी खर्च अलग है, जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनका खर्च अलग है, और जो हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है उसका खर्च अलग है। अब सवाल ये है कि अरबों रुपया विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों पर खर्च हो रहा है, और ये सारी की सारी स्थिति, इसका परिणाम क्या निकलते हैं, इसके लिए एक तारीख तय कर दी गई है और वो 6 जून। सवाल ये है कि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे दांव पर, संसाधन इतने ज़्यादा हमने दांव पे लगा रखे हैं, तो क्या 6 जून के बाद एक बात मान के चलिए कि कोई भी प्रतिद्वंदिता होती है, कोई भी मुकाबला होता है, तो हमेशा एक पक्ष जीतता है, दूसरा पराजित होता है। लेकिन स्टेक्स दोनों की, शर्तें दोनों की, दांव पर दोनों की जो सामर्थ्य है वो लगी होती है। जो पक्ष लुटा पिटा स्वयं को महसूस करेगा 6 जून के बाद, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी ओर ध्यान अभी से दिया जाना ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये भी माना जाता है कई बार पराजित जो पक्ष है वो हिंसा पर भी उतारू हो जाता है, अराजकता को भी जन्म दे सकता है, और जो विजयी पक्ष है वो अराजकता को कुचलने या हिंसा की अनुमति ना देने के लिए भी कृत संकल्प होता है, क्योंकि उसके सामने की पूरी एक जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसकी रक्षा का सवाल होता है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका निदान सिर्फ एक ही बात में है कि हमें जहाँ तक हो सके, अभी भी समय है, जितना भी शेष समय है, हमें जितना भी विषैलापन, कसैलापन, जितना भी हम उसको दूर कर सकें, जितना थोड़ा सा उससे बच कर चल सकें, जितना उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हमें एक राष्ट्र के रूप में तो जीना है, एक देश के रूप में। और ये हमारा देश, ये भी सच है कि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, और इसमें कई बार ऐसे प्रयास भी हुए हैं। आपातकाल के दिनों में 1975 में भी हुआ, उससे पहले भी 1-2 प्रयास हुए, जिन प्रयासों के माध्यम से 1984 के दंगे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से हमने देखा है कि जब भी विरोधाभासों का या विसंगतियों का टकराव होता है तो हमेशा उसमें रक्तम स्थितियाँ पैदा होती हैं। अब ये बात भी एक सुखद है कि इतने ज़्यादा उतार चढ़ावों के बावजूद हमारा देश तो एक बना हुआ है, ये तो निश्चित है। और ये भी एक सुनिश्चित बात मान ली जानी चाहिए, देर सवेर हम मानेंगे कि इन सारे विरोधाभासों, विसंगतियों, कंट्राडिक्शंस के बावजूद हमने विकास की नई मंजिलें भी तय की हैं। हमने रियल एस्टेट है या दूसरे जो प्रौद्योगिकी है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण है, शहरीकरण है, इन सब क्षेत्रों में उपलब्धियां तो अपने खाते में हमने दर्ज की हैं। इसमें कोई भी इस बात से मुनकिर नहीं हो सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। और ये भी मानकर चलना चाहिए कि इसमें बहुत सारे, अगर शांतिपूर्वक ढंग से 6 जून के बाद स्थितियों का विवेचन या उनकी समीक्षा होगी तो ये पाया जाएगा कि भाई टकराहट अगर ना होती तो हमें इतने असंख्य संसाधन ना झोंकने पड़ते, और यदि असंख्य ये संसाधन हमारे पास किसी रचनात्मक कार्य के लिए बच जाते तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते। और मित्रों, अंतिम बात जाने से पहले मैं आपसे ये भी एक साझा करना चाहता हूँ कि आप मुद्दों की चर्चा मत कीजिए। मुद्दों की चर्चा आप करते भी रहेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जब कोई भी टकराव चरम तक पहुंचता है तो मुद्दे पल पल में बदलते हैं। एक समय था जब ये माना जाता था कि राम जन्मभूमि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब निर्माण तो हो गया, निर्माण भी अद्भुत ढंग से हुआ, और उसके बाद
ये भी हुआ कि अब वहाँ पर जाने वालों में वह पक्ष भी है, उस पक्ष में तो नेचुरली स्वाभाविक है कि एक आना ही था, उसमें एक ललक आनी थी कि ये हमने इसका निर्माण करवाया है या हमारे शासन में हुआ है या हमने इसके लिए परिस्थितियाँ पैदा की हैं। तो दर्शनों का एक सौभाग्य सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन वो लोग जैसे अतीत में जिसका विरोध भी करते थे, वे लोग भी अब दर्शनार्थियों की तरह वहाँ पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते हैं। तो अब राम मंदिर जो है वो टकराव का मुद्दा नहीं बन सकता, ये बात मान कर चलिए। और उसके बाद आता है धारा 370, तो वो भी अब धारा समाप्त हो गई और वहाँ जम्मू कश्मीर की जनता अब सामान्य ढंग से जीने का पूरा प्रयास भी कर रही है, मुख्य धारा से जुड़ी हुई है। वहाँ भी चुनाव इसी राष्ट्रीय लोकसभाई चुनावों का एक हिस्सा मानकर लड़े जा रहे हैं। और इसी प्रकार से बाकी जो शेष मुद्दे मित्रों वो भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा संकट था, लेकिन बेरोज़गारी की ज्यों व्याख्या हो रही है, यह भी माना जा रहा है कि जब नया निर्माण हो रहा है तो नए निर्माण के बहाने से भी तो रोज़गार मिल रहा है। आप रोज़गार को सिर्फ सरकारी नौकरी से क्यों जोड़ते हैं? तो ये बहुत सारे प्रश्न, ये मेरे अपने प्रतिवेदन या निर्णायक बिंदु नहीं हैं, लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारी नज़रों के सामने गुजरेंगी। किसानों का मसला इतना गंभीर माना जा रहा था, धीरे धीरे वो भी कुंद होता जा रहा है। किसान के लिए सिर्फ रेल पटरियों पर बैठना काफ़ी नहीं होता, उसे खेत का भी ध्यान रखना होता है, उसे फसलें काटनी भी है, अगली फसलें बीजनी भी हैं। तो ये बहुत सारे संकट हैं मित्रों जिनसे हमारा देश गुज़र रहा है। और सभी देशवासियों को इस मोड़ पर इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम कहीं भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी निर्णय कुछ भी हो, निष्कर्ष कुछ भी हो, हम अराजक होने से बचें और घृणा से बचें। शुक्रिया।